सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 12 का जो चित्रकला विषय है उसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 5 पाठ पढ़ाए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन 5 पाठ का अध्ययन कर सकते हो। तो ये जो चैप्टर है वो आपके NIOS के अंदर भी है और साथ में ही स्टेट ओपन बोर्ड है उसके अंदर भी है। तो दोनों का सिलेबस सेम ही है, दोनों का पाठ्यक्रम सेम है। तो अगर स्टेट ओपन बोर्ड के विद्यार्थी भी इसको पढ़ते हैं तो उनको भी लाभ होगा और साथ में NIOS वाले स्टूडेंटों को भी इसमें लाभ होगा। तो हम पढ़ते हैं इस पाठ को। तो देखो, भारतीय इस्लामिक वास्तुकला। तो पाठ के नाम से पता चला कि भारत और इस्लाम, इन दोनों की जो वास्तुकला का मिश्रण हमारे भारत में देखा जाता है, ठीक है, उनके बारे में। जैसे कि हम ताजमहल देखते हो, ताजमहल के अंदर गुम्बद है, मीनार है, ऊपर कलश है, इनका जो निर्माण किया गया है। तो ये दोनों के अंदर, इस ताजमहल के निर्माण के अंदर या फिर कुतुब मीनार के निर्माण के अंदर भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो कला है, उनका भी मिश्रण दिखाई देता है। साथ में जो इस्लामिक कला है उसका भी निर्माण, उसका भी उसमें जो है शैली है उसमें दिखाई देती है। तो दोनों की मिली जुली शैली को ही इंडो इस्लामिक शैली या भारतीय इस्लामिक शैली कहा जाता है, ठीक है। तो इसी पाठ में हम कुतुब मीनार है, गुम्बद है, जो गोल गुम्बद है, जो बीजापुर के अंदर है, कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर है, ठीक है, मेहरौली में, और आगरा का जो ताजमहल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तीनों ही जो आकृतियाँ हैं, तीनों ही जो स्थापत्य कला के जो अच्छे नमूने हैं, जो क्या है कि इंडो इस्लामिक शैली के एक अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो देखते हैं पहले हम इसकी भूमिका। 8वीं शताब्दी से भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा में इस्लामिक संस्कृति का मिलना आरंभ हो गया था, किंतु 13वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को ही भारत को के सांस्कृतिक विकास के नए काल का सूत्रकाल माना जाता है। इस काल में भारत आने वाले तुर्क विजेता जब भारत में आए तो उनके पास उनका धर्म इस्लाम था, जिससे उनकी गहरी आस्था थी तथा स्थापत्य कला के क्षेत्र में उनका अपना दृष्टिकोण था। दूसरी ओर भारतीयों के भी स्थापत्य कला के विषय में अपने निश्चित विचार थे। देखो, जब इस्लाम यहाँ पर आया, भारत में इस्लाम का प्रवेश भारत में हुआ, तो उस समय तो वो अपनी संस्कृति को साथ लेके आया, ठीक है। तो उनके अपने दृष्टिकोण थे, साथ में जो दूसरे ओर भारतीय थे, तो भारतीय जो स्थापत्य कला थे, भारतीय जो मंदिरों का निर्माण, महलों का निर्माण है, घरों का निर्माण है, भवनों का निर्माण है, ठीक है, उनमें उनका खुद का दृष्टिकोण था, उनका खुद का नजरिया था, खुद का तरीका था। तो इन दोनों के विचारों में जब मेल हुआ तब फिर इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ। वस्तुतः जब दो पक्षों के अपने अपने दृढ़ विचार और विश्वास होते हैं तो एक दूसरे को गलत समझने तथा संघर्ष के पैदा होने की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तुर्कों तथा भारतीय स्थापत्य कला से संबंधित लोगों की स्थिति भी इससे अछूती नहीं रही है। जो तुर्की लोग थे और जो भारत के लोग थे, उनकी जो वास्तुकला और स्थापत्य कला के संबंध में जो विचार थे, उनमें क्या थे, गहरे थोड़े मतभेद भी थे। सब अपना अपना विचार अपनाना चाहते थे, तो उनमें भी ये जो स्थिति है, ठीक है, वो संघर्ष की स्थिति उनमें भी देखी जाती है। इस काल में भारत में जब इन भारी संस्कृतियों के व्यक्ति आबाद होने लगे, तब उनके भवन, मस्जिदें, राजाओं के महल, मकबरे, मदरसे और किलों का निर्माण जो भी भारतीय भूमि पर हुआ, उन सबके राजमिस्त्री तथा कलाकार तो भारतीय ही थे। देखो, जब इंडो इस्लामिक स्थिति आई यहाँ पर, जब इस्लाम का यहाँ पर जो इस्लाम की संस्कृति का यहाँ पर आबाद होने लगा, यहाँ पर विकास होने लगा, तो यहाँ पर जो इस्लामिक लोगों ने, इस्लामिक राजाओं ने जब यहाँ पर भवन, मस्जिदें और ना मकबरे, मदरसे बनाए, तो उस समय क्या हुआ कि जो राजमिस्त्री थे, उनके जो मिस्त्री थे, मिस्त्री तो कौन थे, मिस्त्री और कलाकार तो भारतीय ही थे, लेकिन जो मुख्य वास्तुकार था, वास्तुकार का मतलब उसका नक्शा बनाने वाला, उसके हिसाब से ही वो जो कारीगर जो है उसका भवन का निर्माण करेगा, ठीक है। तो उसका जो मुख्य वास्तुकार है वो विशेषज्ञ कौन थे, तुर्क थे। यही कारण है कि भवनों के निर्माण कला में भारतीय तथा तुर्क शैली का मिश्रण दिखाई देता है। तो भवनों के निर्माण कला में किसका मिश्रण दिखाई देता है, भारतीय तथा तुर्क शैली का मिश्रण दिखाई पड़ता है। तुर्कों के अर्धवर्तों, गुम्बदों तथा मीनारों की शैलियाँ भी भारतीय प्रभाव में रंग गई। चौकोर खुदाई वाले खंभे, बिना मीनारों वाली मस्जिदें तथा छोटे खंभों पर नुकीले अर्धवर्त भारतीय स्थापत्य कला के अन्य उदाहरण है। तो इस तरह से इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ। दोनों के जो विचार इसमें मिले, क्योंकि कारीगर तो भारतीय थे और विशेषज्ञ कौन से थे, तुर्क थे। प्रस्तुत पाठ में हमने मध्यकालीन भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला के 3 स्मारकों को ही लिया है, जिसकी स्थापत्य कला में संस्कृतियों के संगम की सभी विशेषताएं है। तो यहाँ पर 3 जो स्थितियाँ है, 3 कला है, स्थापत्य कला, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले देखो, पहला है कुतुब मीनार। तो आपने कुतुब मीनार देखा होगा, जो दिल्ली की मेहरौली में स्थित है। तो देखो, नीचे से तो क्या है, थोड़ा चौड़ा है और ऊपर जाते जाते इसका व्यास कम हो जाता
है। और इसमें देखो बुर्ज बने हुए हैं, गुम्बद बने हुए हैं, कुछ छज्जे बने हुए हैं बीच के अंदर। फिर उस पर दूसरी आकृति, दूसरा जो मंजिल बनाई गई है। द कुतुब मीनार, शीर्षक है कुतुब मीनार, यानी इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया है। निर्माण काल है रंगीन लाल अलवरी पत्थर तथा सफेद बलुए पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। तो लाल अलवरी पत्थर को जिसको क्वार्टर जाइट भी कहा जाता है। निर्माण काल है 1206 से लेकर 1232 ईस्वी। निर्माण स्थल है दिल्ली का मेहरौली क्षेत्र। आकार है 72.56 मीटर ऊंचाई। वस्तुकला शैली है इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला शैली। सामान्य परिचय, अब इसका हम सामान्य परिचय देखेंगे कि इसको किसने बनाया, कब बनाया। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना। वह भारत का पहला तुर्क सुल्तान था। तो पहला तुर्क सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार को विजय स्तंभ के रूप में बनाना शुरू किया। किस रूप में बनाना शुरू किया? उसको विजय स्तंभ के रूप में। अपने शासनकाल यानी 1206 से लेकर 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक केवल पहली मंजिल का निर्माण करवा सका था। बाद में मीनार को इल्तुतमिश बादशाह ने पूरा करवाया। यानी कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है उसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन वो पहली मंजिल का ही निर्माण करवा पाया। उसके आगे की मंजिलों का निर्माण तो इल्तुतमिश ने करवाया। यह मीनार तुर्क तथा भारतीय वास्तुकला शैली के संगम का नमूना है। इसकी प्रत्येक मंजिल पर बाहर निकले लटकते छज्जों का मजबूत निर्माण, पत्थरों में गोदकर अरबी भाषा की लिखावट तथा मीनार में ऊपर चढ़ने के लिए घुमावदार 379 सीढ़ियां अपनी विशेषता लिए हुए है। भारतवर्ष की ये मीनार सबसे ऊंची मीनार है जो 72.56 मीटर ऊंची है। संसार में इसकी कोई बराबरी नहीं है। 1336 तथा सन 1386 में 2 बार इस मीनार की ऊपरी मंजिल भयंकर काली आंधी तथा आसमानी बिजली से टूट गई थी। तत्कालीन सुल्तानों ने, उस समय के सुल्तान थे, उन्होंने तब उसकी मरम्मत करा दी थी। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली के अंगों जैसे कि शंखाकार आकृति, देखो इसके अंदर इंडो इस्लामिक शैली की क्या विशेषता देखी जाती है कि शंखाकार आकृति, छज्जों को सहारे देते हुए मजबूत पट्टियां, ज्यामिति, सजावट, अरबी भाषा में पत्थरों में खुदी लिखावट आदि का सुंदर नमूना तो है ही, साथ में भारतीय वास्तुकला शैली के शुभ चिन्हों की सजावट भी देखने योग्य है। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का व्यास नींव पर 14.3 मीटर तथा अंतिम मंजिल की चोटी का व्यास 2.8 मीटर है। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का बाहरी भाग कोणीय तथा अर्धवृत्ताकार है। तो ये इसकी कुतुब मीनार की विशेषता हो गई। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कुतुब मीनार की विशेषता लिखिए, तो आप इस तरह से विशेषता लिख सकते हो। तो कुतुब मीनार की पहली मंजिल का व्यास कितना है? नींव पर 14.3 मीटर है तथा अंतिम मंजिल की चोटी का व्यास कितना? 2.8 मीटर है। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का बाहरी भाग कोणीय तथा अर्धवृत्ताकार है। दूसरी मंजिल गोलाकार है। तीसरी मंजिल का बाहरी कलेवर कोणीय है। प्रत्येक मंजिल की बाहरी सजावट के मोटिव की विधि अपनाई गई है। तो इस तरह से कुतुब मीनार क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं, सही उत्तर छाटकर लिखिए। कुतुब मीनार जिस प्रतीक के रूप में बनी है तो वह है विजय। तो हमने देखा विजय स्तंभ के रूप में, विजय के रूप में बनाया गया है। कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल में लगाया गया है तो संगमरमर। तो यहाँ पर देखो आंसर में टिक लगा रखे हैं, तो संगमरमर इसका आंसर है। कुतुब मीनार निम्नलिखित वास्तुकला शैली का उत्तम उदाहरण है। तो ये इंडो तुर्की शैली का उत्तम उदाहरण है। अब ये देखते हैं ताजमहल। अब ताजमहल किसने बनाया, कब बनाया, ठीक है, किस स्थिति से बना हुआ है, कौन कौन सी सामग्री से इसको बनाया गया है, किस राजा ने इसको बनाया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये भी इंडो इस्लामिक शैली का ही एक उदाहरण है। शीर्षक है ताजमहल। निर्माण सामग्री है संगमरमर, चूना, बाजरा कंकर, सीरा, रूमी मस्तगी, बेलगिरी, सन के टुकड़े, गोंद आदि। निर्माण काल है सन 1628 से 1664 तक। निर्माण स्थल है आगरा। तो निर्माण काल कौन सा? सन 1628 से 1664 तक। इस निर्माण का स्थल क्या था? आगरा, उत्तर प्रदेश, यमुना नदी के किनारे। आकार क्या है? नवीन नींव योजना 580 वर्ग मीटर से मीटर गुणा 305 वर्ग मीटर। ऊंचाई 187 इंच इसकी ऊंचाई है। वास्तुकला शैली क्या? इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली में इसको बनाया गया है। सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय के अंतर्गत हम देखेंगे ताजमहल। सामान्य परिचय में क्या होगा? ताजमहल भारतीय इस्लामिक स्थापत्य कला की महानतम उपलब्धि है। बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की यादगार को कायम रखने के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया। तो किसकी याद को कायम रखने के लिए? मुमताज महल की याद को ताज़ा रखने के लिए इस महल का निर्माण करवाया। पत्नी के लिए प्रेम के प्रतीक के रूप में आज भी यह भवन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। शाहजहां की इच्छा के अनुसार ताजमहल में उसकी बेगम तथा स्वयं बादशाह के 2 कब्रें हैं। वैसे कब्रों पर बने भवनों को मकबरा कहा जाता है, मगर शाहजहां ने अपने जीवन काल में ही अपनी बेगम के नाम में से मुंह हटाकर इस भवन का नाम बेगम के नाम पर ताजमहल रख
दिया था। तो बेगम के नाम से जो मुमताज़ महल था तो मुम हटा दिया, ताज रह गया, तो मुमताज़ के नाम से इसको क्या ताजमहल रख दिया। स्थापत्य कला के विशेषज्ञों के अनुसार भवन की नींव के लिए गहरे कुएं खोदकर उसकी चुनाई से तथा भराव चूने से किया गया है। नींव के सारे भराव को रसायनों द्वारा वाटरप्रूफ बनाया गया है। नींव पर भवन के भार को एकदम संतुलित रखा गया है। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ के पानी का भवन से टकराना, भूचाल से भवन का हिलना, आकाशीय बिजली से भयंकर आंधी और तूफान, गर्मी तथा सर्दी, भारी वर्षा आदि के बुरे प्रभावों से भी ताज को उसके वास्तुकारों ने बचा कर रखा है। तो इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसको वाटरप्रूफ बनाया गया है। नीचे से जो कुएं खोद के सारे भराव रसायनों से किया गया है। देखो जो नींव इसकी खोदी गई है ना, उसको फिर रसायनों तथा वाटरप्रूफ बनाया गया है। नींव पर भवन के भार को एकदम संतुलित रखा गया है। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ के पानी का भवन से टकराना, भूचाल के भवन का हिलना, आकाशीय बिजली तथा भयंकर आंधी और तूफान, गर्मी तथा सर्दी, भारी वर्षा आदि के बुरे प्रभाव से भी इसको वास्तुकार ने बचाकर रखा है। तभी देखो इतने वर्षों के बाद भी वो एक नदी का किनारा बना हुआ है, यानी कि यमुना नदी का किनारा बना हुआ है, लेकिन उस पर उसको फिर भी वो यमुना नदी का पानी जो है जो उसमें तेज लहरें भी आती है, ठीक है, कई बार बाढ़ भी आती है, लेकिन वो उसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ताजमहल के मुख्य भवन का क्षेत्रफल 313 वर्ग फीट है। इसका बीच वाला बड़ा गुम्बद 186 फीट ऊंचा है तथा भवन के चारों कोनों पर बनी चारों मीनारें 163 फीट ऊंची है। भवन में बने दोहरे परत के गुम्बद, मीनारें, मेहराब तथा बालकनी आदि पर्शियन वास्तुकला शैली के सुंदर नमूने हैं। अरबी भाषा की लिखावट शुद्ध अनुपात में पत्थरों में खोदकर भवन में उचित स्थानों पर लगाई गई है। भवन के अंगों का आपसी अनुपात पर्शियन शैली की मुख्य विशेषता है। तो यहाँ पर पर्शियन है, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर्शियन आएगा। तो ये क्या है, पर्शियन शैली की प्रमुख विशेषता है। ताजमहल को सजाने के लिए पर्शियन नक्काशी की यत्रेता दयूरा शैली को अपनाया गया है। तो ताजमहल को सजाने के लिए किसकी शैली अपनाई गई है, यत्रा दयूरा शैली को अपनाया गया है। इस शैली में फूल पत्तियों को नीलमणि तथा फिरोजा जैसे कीमती पत्थरों में से काटकर संगमरमर में उन्हीं आकारों की खुदाई करके उन खाली स्थानों में फूल पत्तियों को मसाले से पकाकर चिपका दिया जाता है। यानी कि क्या किया जाता है, जो फूल पत्तियां है उसको नीलमणि तथा फिरोजा जैसी कीमती धातुओं पत्थरों से काटकर संगमरमर में उन्हीं आकार को खुदाई से करके और फिर उसको चिपका दिया जाता है। तो आपने जो देखा होगा कि जो ताजमहल की बाहरी दीवार है वहाँ पर फूल पत्तियाँ, बेल बूटे, टिक्के, उनको वहाँ पर लगाया गया है। तो उस संगमरमर में ही जो संगमरमर की खुदाई करके उसी आकार में काट कर उनको वहीं पर लगाया गया है। अब है इसके खालिस्तान वाले प्रश्न दे रखे हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की यादगार को कायम रखने के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। सेकंड है, ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। तीसरा है, विशेष प्रकार के संगमरमर पत्थर ताजमहल के निर्माण के लिए उपयोग में लाया गया है। तो मैंने खालिस्तान में आंसर भी इसके लिख दिए हैं। अगला है गोल गुम्बद। ये गोल गुम्बद बीजापुर से मिला है, जो उसी समय इंडो इस्लामिक शैली का ही एक नमूना है, यानी एक उदाहरण कह सकते हैं हम कि किस तरह से इसको बनाया गया है। देखो नीचे से गोल गुम्बद है, ठीक है, गोलाकार में बनाया गया है, ऊपर जो है वो छज्जा गुम्बद के रूप में बनाया गया है। तो इसका है गोल गुम्बद, शीर्षक है गोल गुम्बद, इसका नाम गोल गुम्बद है। निर्माण काल है, ये निर्माण सामग्री पक्की ईंटों से इसको बनाया गया है। निर्माण काल है 17वीं शताब्दी, यानी सन 1700 के आसपास इसका निर्माण किया गया। निर्माण स्थल है बीजापुर, कर्नाटक राज्य। आकार क्षेत्र 1600 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। सामान्य परिचय, तो इसका सामान्य परिचय हम देखेंगे कि दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका समय था 1325 से 1351 ईस्वी। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जब अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में दक्षिणी भारत पर अधिकार कमजोर हो गया, यानी कि उनका दक्षिणी भारत पर अधिकार क्या हो गया, कमजोर हो गया अंतिम वर्षों में, तब सुल्तान के एक शक्तिशाली अधिकारी, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो सुल्तान था उसका एक शक्तिशाली अधिकारी था हसन गंगू, ने इस कमजोरी का पूरा लाभ उठाया और दक्षिणी भारत के बहिमनी प्रांत को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और गुलबर्ग नगर को अपनी राजधानी बना लिया। बीजापुर के बहमनी राज्य का एक शक्तिशाली नगर और प्रांत था। तो बीजापुर क्या था, बहमनी राज्य का ही एक शक्तिशाली नगर था। बीजापुर राज्य का अंतिम शासक मोहम्मद आदिल शाह था। तो बीजापुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, मोहम्मद आदिल शाह। इसी ने क्या किया था, गोल गुम्बद का निर्माण करवाया था बीजापुर के अंदर। तो उन्होंने ही बीजापुर में गोल गुम्बद का निर्माण करवाया था। गुम्बद के भीतर 2 मकबरे है। तो अब निर्माण शैली, यानी किस शैली में इसका निर्माण करवाया गया है वो हम देखेंगे कि
इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला शैली में बनाया गया ये गुम्बद संसार के गुम्बदों में सबसे बड़ा गुम्बद है। गुम्बद के चारों कोनों पर 8 भुजा वाली 8 चार मीनारें हैं, जिसमें 7-7 मंजिलें हैं। भवन के अंदर का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है। इसका गुम्बद अंदर से खोखला है। खोखला गुम्बद बनाने के लिए पत्थर तथा ईंटों की जुड़ाई करना जरूरी है। इसके लिए चूने के घोल से पत्थर तथा ईंटों की मजबूत जुड़ाई की गई है। मेहराब और गुम्बद बनाने के लिए चूने और गारे के घोल का प्रयोग सल्तनत काल में बाहर से आए कारीगरों द्वारा शुरू किया गया था। पर्शियन कारीगर ही ईंट तथा पत्थर के टुकड़ों को चूने से जोड़ जोड़कर ऐसे गुम्बद बनाते थे। पहला गुम्बद बनाकर उस पर ठोस मिट्टी का मोटा लेवा या प्लास्टर लगाया जाता था। फिर ऊपर वाला बाहरी गुम्बद बनाया जाता था। गोल गुम्बद का निचला गुम्बद गोल तथा ऊपर वाला गुम्बद संकीर्ण तथा नुकीला था। तो ये हो गए इसकी गुम्बद की बनाने के तरीके, किस तरह से इसको बनाया गया है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, सही उत्तर छाट कर लिखिए। गोल गुम्बद बनाने में निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग किया गया, तो इसका आंसर आएगा पक्की ईंट। इसे बनाने वाले सुल्तान का नाम है मोहम्मद आदिल शाह, तो इसका आंसर है मोहम्मद आदिल शाह, सेकंड वाला आंसर है। ग है गोल गुम्बद जिस शहर में स्थित है उसका नाम है, तो इसका आंसर है बीजापुर। अब उस पाठ का कुछ सारांश दे रखा है। पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु निर्धारित 3 ऐतिहासिक स्मारकों का अध्ययन करने के उपरांत इस बात का पता चलता है कि भारतवर्ष का मध्यकालीन इतिहास बड़ी राजनीतिक उथल पुथल से भरा पड़ा है, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान बड़े रूपों में हमारे सामने आता है। भारत में भवन निर्माण कला के क्षेत्र में मेहराबे, गुम्बद तथा अच्छे चिनाई के मसाले बनाने के नियम तुर्क भवन निर्माण तकनीकी की देन है। मुसलमान बादशाहों द्वारा निर्मित भवनों की सजावट में स्वास्तिक, घंटी, कमल और कलश भी देखे जा सकते हैं। तो मुसलमान बादशाहों ने जो भी निर्मित भवन बनाए, उनकी जो सजावट की, उसमें उन्होंने स्वास्तिक, जो स्वास्तिक है, घंटी है, कमल है, कलश है, ये क्या है, भारतीय संस्कृति की ही देन है, तो उनका भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। जो शुद्ध भारतीय प्रतीक हैं, मेहराबों, महलों, मीनारों, बुलंद दरवाजों तथा किलों आदि का निर्माण उस काल में हुआ तथा उसके आसपास उद्यान विकसित किए गए। उस काल में भवनों की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तो ये है इसका सारांश। अब देखो, अब इस पाठ के कुछ मॉडल प्रश्न दे रखे हैं, तो हमने इसके तीनों के बारे में पढ़ा है। गोल गुम्बद के बारे में पढ़ा, ताजमहल के बारे में पढ़ा और कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा। अब इनमें से प्रश्न बन रहे हैं, तो क्या पूछेगा वो हमसे, यही तो पूछेगा कि इस पाठ के उस जो भी आकृति है, जैसे गोल गुम्बद है, उसकी क्या विशेषता है, निर्माण की विधि क्या है, किसने बनाया था, कब बनाया था। तो इससे बाहर तो कोई प्रश्न जाएगा नहीं, तो आपको इसी तरह से इसकी तैयारी करनी है। तो पहला, तुर्क वास्तुकला की शैली को ध्यान में रखकर कुतुब मीनार की वास्तुकला की विशेषता को वर्णन कीजिए। देखो, कुतुब मीनार हमने पढ़ा, तो उसकी वास्तुकला की विशेषता आपको बतानी है कि कब बनाया गया, उसको किस रूप में बनाया गया है, कितनी उसमें मीनारें हैं, कौन सी मीनार, जैसे पहली मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, दूसरी मीनार उसकी इल्तुतमिश ने बनाई थी, ठीक है। इसमें छज्जे बनाए गए हैं, नीचे का व्यास 14.13 है और ऊपर का व्यास 2.8 है। तो इस तरह से आपको उसमें बताना है। दूसरा, ताजमहल को मुगल वास्तुकला का अच्छा नमूना मानने के 3 कारण लिखिए। तो मुगल वास्तुकला का अच्छा नमूना ताजमहल क्यों माना जाता है, इसके 3 कारण आपको बताने हैं। तो हमने जो ताजमहल के बारे में पढ़ा, तो वहाँ से आपका इसका आंसर ढूंढ सकते हो। तीसरा, बीजापुर के गोल गुम्बद का विशाल गुम्बद दोहरा गुम्बद है, इसको ध्यान में रखकर दोहरे गुम्बद बनाने की शैली का रेखांकन या वर्णन कीजिए। तो गुम्बद बनाने की जो शैली थी, जो तरीका था, जो हमने विधि निर्माण पढ़ी थी ना, उसमें से आपको इसका आंसर लिखना है। अभी ये पाठागत प्रश्नों के उत्तर तो ये हमने लगा ही लिए थे सारे उसके अंदर, ठीक है, देख ही लिए थे, जो खालिस्तान वगैरह थे उसमें। अब द शब्दकोश, इंडो इस्लामिक का मतलब होता है भारतीय तथा मुस्लिम शैली के मिलने से प्राप्त नई शैली, यानी भारतीय और मुस्लिम जो दोनों की शैलियाँ मिली, दोनों के तरीके मिले, तो उससे एक नई शैली प्राप्त हुई, नई तरीका प्राप्त हुआ। दूसरा, सुल्तान, सुल्तान का मतलब होता है मुस्लिम शासक या राजा। तीसरा है मेहराब, इसका मतलब होता है विशेष आगरा की मीनार। तो उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी जिसने भी NIOS से या स्टेट ओपन बोर्ड से जिन्होंने फॉर्म भरा है उसको और उन्होंने ये सब्जेक्ट लिया है, तो उसको आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। और बाकी के मैंने 5 पार्ट भी पढ़ा दिए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हो। इसके अलावा बाकी जो होम साइंस है, हिंदी है, उनको भी आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।